दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव का जो आखिरी टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, वो है फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। इसके बारे में जानेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है आखिरकार। उसके बाद जो हम लोग जानेंगे, उसके बाद होगा हमारा एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव वाला जो पिलर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज जानते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव होता है क्या है। तो फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब आपको पहले बताया कि लेजिस्लेटिव इज द लॉ मेकिंग हाउस। तो जाहिर सी बात है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव का काम होगा वो क्या होगा, लॉ मेकिंग। लेजिस्लेटिव जहाँ पे भी है उसका मतलब ये समझे, लॉ मेकिंग। तो स्टेट में क्या लॉ मेकिंग का काम होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहली बात, तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी, दैट इज अप्लाइड इन दैट स्टेट ओनली। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया वो केवल उसी स्टेट में ही अप्लाइड होगा। मतलब अगर यूपी की गवर्नमेंट ने कोई जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया तो वो यूपी में ही लगा है, वो बिहार में नहीं आया। तो जो लॉ बनाएगा वो जो स्टेट है वो स्टेट के लोगों के लिए बेनिफिट के लिए होगा, तुम्हें पता ही है। तो स्टेट के लोगों के बेनिफिट में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव किन किन चीज़ों के ऊपर लॉ बना सकती है वो देखते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव जिन जिन चीज़ों के ऊपर लॉ बना सकती है, सबसे पहले होता है वो लैंड, यानी कि लैंड, जबकि ज़मीन है उसके बारे में कोई लॉ बना सकती है। ज़मीन को जैसे चकबंदी कहते हैं, तो वो सब उसके ऊपर भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है। चकबंदी से न्यू टर्म अभी आप लोग नहीं समझोगे कि डिफरेंट गवर्नमेंट उसे अलग अलग नाम से बुलाती है। तो चकबंदी जब लैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक रेगुलर पार्ट में डिवाइड कर देना, ताकि जो आपकी फार्मिंग है वो ईजिली हो जाए। दूसरा हो सकता है रेवेन्यू के ऊपर आपका स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दूसरा होता है पुलिस, जैसे कि पुलिस के ऊपर, मतलब पुलिस इन सब के नीचे, मतलब पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो पुलिस के ऊपर भी एक पर्टिकुलर स्टेट लॉ बना सकती है। और आपका हो गया जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के अंदर, मैं लॉ एंड ऑर्डर अलग ही लिख रहा, वैसे आपको लिखना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी लॉ बनाती है, पर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस में आ जाता है। और अगला है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी लॉ बनाती है स्टेट गवर्नमेंट हमारी। तो इन जिन चीज़ों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट हमारी लॉ बनाती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो कि कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया, जब हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ये सब होती हैं। तो उसके लिए कॉन्करेंट लिस्ट इसमें दे रखा है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको समझा देता हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर भी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि वो इश्यूज जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के हैं, सेंटर प्लस स्टेट, वो इशू जो सेंटर और स्टेट दोनों देखते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये मतलब इन स्टेट्स में इन कौन सी लिस्ट है, मतलब क्या क्या आता है इनमें देखते हैं। इनमें आता है आपका मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल से रिलेटेड कुछ मैटर होते हैं, और आपका डाइवोर्स रिलेटेड कुछ मैटर होते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है कॉन्करेंट लिस्ट के। अभी मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि अभी हमने अभी जाना है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, अभी अच्छे से हम लोग जानेंगे। ये सबको मैंने बता दिया कि वो लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ पास कर सकते हैं, तो ये होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। अब बिल पास कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब बिल पास होता है जैसे कि मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट है, वो बिल लेके आई, वो रूलिंग पार्टी है, वो बिल लेके आई, उसने बिल इंट्रोड्यूस करा, उस बिल के ऊपर डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, फिर वो बिल को 3 स्टेजेस से पास करा जाएगा। 3 स्टेजेस मतलब कोई 3 उस बिल से रिलेटेड कोई भी 3 उनकी हेडिंग दे दी जाएगी, जैसे कि इस बिल को इन स्टैंडर्ड्स पे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ये बिल पास होगा। तो उन 3 स्टेजेस पे इस बिल को टेस्ट करा जाता है।
फिर उस टेस्टिंग में, टेस्ट मतलब डिबेट्स की जाती है उन 3 स्टेजेस में। फिर जब वो पास हो जाता है, मतलब फिर उसका होती है वोटिंग, सॉरी पास नहीं होगा, उसका होती है वोटिंग। फिर अगर मेजॉरिटी चाहती है कि बिल पास हो तो वो बिल पास कर दिया जाता है, मतलब एक हाउस से पास कर दिया जाता है। अगर यूनिकैमरल है, अब मैं बस आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा, अभी आपको समझा रहा हूँ। अगर यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल मतलब आप मेरी पुरानी वीडियो जाएं देखें, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, पहले लेक्चर ही है, उसमें हमको समझ आया कि मैंने आपको यूनिकैमरल और बाईकैमरल दोनों के बारे में बताया है। तो उसमें हम देखेंगे यूनिकैमरल, जो गवर्नमेंट यूनिकैमरल हाउस है अगर, तो यूनिकैमरल क्या करेगा, उसके पास तो केवल एक ही है, यूनि मतलब एक, तो वो ये करेगा कि जो बिल पास हुआ 3 स्टेजेस से पास हुआ, मेजॉरिटी भी उसे मिल गई बिल को, फिर वो बिल हो जाएगा गवर्नर के पास चला जाएगा, वो बिल गवर्नर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर बाईकैमरल हाउस है, बाईकैमरल हाउस में क्या होगा, जैसे मैंने बताया बाईकैमरल मतलब 2 हाउसेज होंगे, विधानसभा विधान परिषद। तो बाईकैमरल हाउस में क्या होगा कि अगर विधानसभा ने बिल पास कर दिया, फिर वो बिल जाएगा विधान परिषद में, फिर वहाँ पे भी 3 स्टेजेस होंगी डिबेट की, कुछ उनके ऊपर स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे कि इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बिल को पास करना पड़ेगा विधान परिषद में, फिर उसके ऊपर डिबेट्स होंगी 3 स्टेजेस में, फिर से वोटिंग होगी। अगर दोनों हाउस में पास हो गया वो बिल, फिर वो हो जाएगा गवर्नर के पास। याद रखें मैंने क्या कहा, बाईकैमरल में it has to pass from both the houses, in unicameral it has to pass only from one houses because there is only one house in unicameral, and then the passed bill have is sent to governor. अब गवर्नर क्या करता है, गवर्नर कैन रिजेक्ट द बिल, गवर्नर के पास ताकत है कि वो बिल को रिजेक्ट कर दे, पर रिजेक्ट वो करेगा किसी सजेशन को लेके, मतलब किसी कॉज को लेके, ऐसे नहीं कि मन कर रिजेक्ट कर दिया, वो सजेशन भी बताया कि क्या सही होना चाहिए। फिर उस सजेशन पे डिस्कशन होगा फिर से पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट चाहता है वो बिल पास हो, सजेशन लिया है तो अच्छा है, नहीं लिया तो भी अच्छा है, फिर वो गवर्नर के पास फिर से भेजते हैं। गवर्नर ऐसा 3 बार कर सकता है कि सजेशन दे सकते हैं, फिर गवर्नर भेजता है आपका प्रेसिडेंट के पास कंसल्ट करने के लिए। फिर अगर गवर्नर पास कर देता है तो लॉ बन ही आता है। फिर जब गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया तो गवर्नर फिर से दिखाता है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट से कंसिडर करके वो बिल पास कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट ने बोला कि सही है तो वो पास कर दिया जाएगा। तो यही है हमारा लॉ मेकिंग, आप समझे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो आपका लॉ है वो इंट्रोड्यूस हुआ उसमें, लॉ सॉरी बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया उसमें। अब उसमें क्या होता है कि डिबेट्स आर हेल्ड, ऑन द बिल, डिबेट्स हेल्ड होती हैं बिल के ऊपर, विच आर डन इन 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस में जो डिबेट्स हैं वो हेल्ड होती हैं। 3 स्टेजेस को पास करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है, देन वोटिंग इज डन, फिर आपका वोटिंग होगा, एंड इफ मेजॉरिटी passes bill, then it is passed to other house। अब यहाँ पे है अदर हाउस पास हुआ, यहाँ पे कंडीशन है इफ यूनिकैमरल, मतलब अगर एक ही हाउस है, देन डायरेक्टली टू गवर्नर। यहाँ पे याद रखा है इफ यूनिकैमरल देन डायरेक्टली पास टू गवर्नर। अगर यूनिकैमरल है तो सीधे पास कर दिया जाएगा गवर्नर को। अब हमारा क्या आता है कि उसे पहले उसे पास कर दिया, देन इन अदर हाउसेस ऑल्सो, अदर हाउसेस क्या, देन इन अदर हाउस ऑल्सो
इट इज पास थ्रू सेम प्रोसीजर। तो दूसरे ऑप्शन में भी सेम प्रोसीजर से ही ये हमारा बिल जो कि ये पास होगा। अब उसके बाद क्या होता है, मैं मिटा देता हूँ, आप जब तक इसे कॉपी कर सकते हैं।